नमस्कार दोस्तों, टेक गुरु बीबीयू विकास यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बेसिक ऑफ फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के बारे में सीरियल नंबर 1 to 6 आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे का सेशन, जो भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सीरियल नंबर 1 to 6 में, इस पे सेशन आयोजित करके हम आप लोगों के बीच में जो सेशन है वो शेयर कर चुके हैं। दोस्तों अभी हम सीरियल नंबर 7 की बात करते हैं, बेसिक ऑफ फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ स्टील, इरेक्शन वर्क एंड सेफ्टी। दोस्तों इस बेसिक ऑफ फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सेशन का ये आखिरी सेशन है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं और हम शुरू करते हैं बेसिक इरेक्शन वर्क के बारे में। स्ट्रक्चरल स्टील इरेक्शन वर्क। तो दोस्तों हम यहाँ शुरू करते हैं इरेक्शन इंजीनियर रोल ऑफ एक्चुअली जब इरेक्शन शुरू होता है तो इरेक्शन इंजीनियर का रोल होना क्या चाहिए। तो रोल देखिए, आप देख रहे हैं जैसा कि देखिए, प्लानिंग ऑफ इरेक्शन मेथड बेस्ड ऑन लेआउट ऑफ स्ट्रक्चर ऑन जीए ड्राइंग, coordination after proper markup GA drawing with design team and detailing team, receive understand the detailing document and arrange the fabricated material, identify of lower down area at site depending on the quantity of member and front simply planned for erection to avoid clash of other activity। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, प्लानिंग ऑफ इरेक्शन मेथड जीए ड्राइंग, जो भी जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग इरेक्शन इंजीनियर का जो रोल होता है उसके अनुसार प्लान करना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए डिटेलिंग टीम डिजाइन टीम के थ्रू, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए डॉक्यूमेंट को, और उस डॉक्यूमेंट रिसीव डॉक्यूमेंट और ड्राइंग के बेस पर प्रॉपर मटेरियल का अरेंजमेंट होना चाहिए। और ले डाउन एरिया की बात करते हैं तो जो हमको ड्राइंग मतलब फ्रंट पे जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो पार्टिकुलर मटेरियल ले डाउन एरिया में आइडेंटिफाइड होना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि हमने इरेक्शन एक्टिविटी शुरू कर दिया और मटेरियल ही मेरा आइडेंटिफाई नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी तो मेरा नहीं निकल पाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फाइनलाइज सीक्वेंस ऑफ मेथड ऑफ इरेक्शन, जो मेथड ऑफ इरेक्शन के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ से हम शुरू करें। दूसरा, रिस्क एनालिसिस ऑफ वर्क विथ फेलो स्टाफ एंड कॉन्ट्रैक्टर कंसंट्रेशन इरेक्शन मेथड एंड पीएम प्लानिंग फॉर यूज। रिस्क एनालिसिस, अगर हम कोई काम शुरू करते हैं उसके पीछे इरेक्शन वर्क, ऐसे ही आप लोग जानते हैं कि रिस्क होता है, सेफ्टी अनसेफ हो सकता है, अगर हम कुछ इन प्रोसेस कुछ हमसे गलती हो सकती है तो फैटिलिटी या फिर नियर मिस होने का चांस रहता है, तो हमको रिस्क एनालिसिस करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, शेड्यूलिंग ऑफ वर्क बेस्ड ऑन द commitment given by the fabrication shop or the display in production norm overall requirement। और दूसरा की है कि हमको शेड्यूलिंग जरूरत है। अब फर्दर जो हमें जरूरत है इरेक्शन के अकॉर्डिंग जो हमने शेड्यूल बनाया है, उस शेड्यूल को हमको के अकॉर्डिंग हमें मटेरियल की जरूरत होगी और सेम चीज को हमें फैब्रिकेशन शॉप में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ताकि हमें जो इरेक्शन मेरा शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग शॉप फ्लोर से मटेरियल हमें सप्लाई हो सके। नेक्स्ट क्या है, चेकिंग ऑफ फाउंडेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ एंड परमिटेड टॉलरेंस। चलिए इरेक्शन शुरू करने से पहले क्या देखते हैं कि जो फाउंडेशन जिसपे कॉलम आना है या फिर जो भी आइटम हमें फिक्स करना है कॉलम इक्विपमेंट, तो फाउंडेशन को फर्स्ट क्या पार्ट है, हमें फाउंडेशन को देखना पड़ेगा ताकि वो जो टॉलरेंस के अंदर है कि नहीं है, उसका हाइट, अगर बोल्ट लगा हुआ है तो बोल्ट लेवल मार्किंग प्रॉपर है कि नहीं है। नेक्स्ट, कोर कटिंग होल फिनिशिंग एंकर फास्टनर फिक्सिंग एज एप्लीकेबल। अगर कहीं होल कटिंग या फिनिशिंग की जरूरत है तो पार्टिकुलर पोजीशन पे होल हुआ है कि नहीं हुआ है, उस चीज को हमें देखना है। फाउंडेशन को ओवरऑल देखना है कि इट इज रेडी फॉर इरेक्शन है कि नहीं है। मेक फाउंडेशन प्रिपरेशन एंड सेटअप पैकर एज इरेक्शन ड्राइंग टू इंश्योर करेक्ट एलिवेशन एज पर ड्राइंग। हमें प्रॉपर देखना है कि जो फ्रंट हमने रेडी का इरेक्शन शेड्यूल में डाला है उस फाउंडेशन का एलिवेशन, पोजीशन, बोल्ट अगर होल की जरूरत है वो होल पार्टिकुलर पोजीशन पे सब चीजें हैं कि नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
Receipt of fabrication material, check off with respect drawing and field material list, proper stacking and binding of material. अब फैब्रिकेटेड मटेरियल का जो लिस्ट होता है, रिसिप्ट होता है, उसको चेकअप करना है और ये ध्यान देना है कि जो हमारा इरेक्शन का सीक्वेंस है, जो रिक्वायर्ड है, फिल्म में मटेरियल रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग मटेरियल है कि नहीं है तो फिर उस जो रिसीव किए हुए मटेरियल का प्रॉपर स्टैकिंग भी होना चाहिए ताकि वो मटेरियल डैमेज नहीं हो या फिर अनसेफ नहीं हो। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, साइट प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रक्चरल इरेक्शन बाय प्रॉपर स्कैफोल्डिंग, सेफ्टी नेट फिक्सिंग, एरिया डेवलपिंग फॉर सेफ क्रेन एसेस। अब जहां हमें इरेक्शन करना है वहां पर अगर स्कैफोल्डिंग की जरूरत है तो प्रॉपर स्कैफोल्डिंग बनाना चाहिए, सेफ्टी नेट, अगर हाइट वर्क है तो सेफ्टी नेट लगाना है, बैग जिस समय हम इरेक्शन करने वाले हैं उस समय हमें को वेरिकेशन टेप भी मारना पड़ेगा ताकि उस एरिया में ड्यूरिंग इरेक्शन कोई आ ना पाए। क्रेन से अगर हमें यूज करना है तो क्रेन या हाइड्रा जो भी हमें यूज करना है इक्विपमेंट, उसका प्रॉपर अप्रोच है कि नहीं है। नेक्स्ट क्या है, सिलेक्ट proper time for erection of major structure, consideration wind velocity and extent of the job। हाँ, इरेक्शन का आपको विंड वेलोसिटी भी देखना है दोस्तों, क्योंकि अगर हवा का अधिक गति रहेगा उस केस में आप इरेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। कोऑर्डिनेट इरेक्शन वर्क विथ रिगिंग फोरमैन एंड अदर वर्क। जो इरेक्शन वर्क कोऑर्डिनेशन, इरेक्शन वर्क और रिगर फोरमैन के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना है। सिक्योर ऑलरेडी इरेक्टेड जॉब बाय एंड ऑफ द डे विथ बॉक्स फॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग गाइड ऑफ मिनिमम ऑफ इरेक्शन बोल्ट एंड वेल्डिंग etc। अभी क्या है, सिक्योर करना। अगर अब सपोज हमने जॉब को इरेक्ट कर दिया तो उस जॉब को पार्टिकुलर पोजीशन पर इंडिपेंडेंटली अगर होल्ड नहीं होता है, अगर होल्ड हो सकता है तो उसमें पार्टिकुलर हमको नट बोल्ट फिक्स करना है, अगर नहीं हो पाता है तो गाई रोप या फिर वेल्डिंग के थ्रू उसको पोजीशन पे हमें फिक्स करना है ताकि वो अनसेफ नहीं रहे। नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेट द वर्क फॉर प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ मेंबर, सीमिंग etc विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट। अभी उसके बाद जब हमने फिक्स कर दिया मटेरियल को तो जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जो मेरा टॉलरेंस एक्सेप्टेंस है, उसके अकॉर्डिंगली हमने मटेरियल को अलाइन करना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चेक अलाइनमेंट एंड कंप्लीटेड बोल्टिंग, टॉर्किंग, वेल्डिंग etc। अगर हमने अलाइनमेंट कर दिया, अगर अलाइनमेंट प्रॉपर हो गया तो उसको कंप्लीट बोल्टिंग है कि नहीं, बोल्ट है तो टॉर्किंग है कि नहीं, और टर्किंग है, अगर टर्किंग नहीं है जहां तो प्रॉपर पोजीशन पे हमें वेल्डिंग को इंश्योर करना है। नेक्स्ट क्या है, इंस्पेक्शन फॉर टर्किंग, वेल्डिंग ऑफ क्रिटिकल कनेक्शन एंड बोर्ड क्लियरेंस फॉर क्वालिटी डिपार्टमेंट। अगर हम चारों तरफ से रेडी हो गया, आप जैसे कि देख रहे हैं इनिशियल से अगर जॉब पे अभी इरेक्शन हो गया तो उसके बाद में हम क्या करेंगे कि क्वालिटी टीम को इन्वॉल्व करेंगे कि फर्दर वो जा करके टीम वेरीफाई कर ले जो भी मेरा कनेक्शन, क्रिटिकल कनेक्शन है, वेल्डिंग है, वो प्रॉपर क्वालिटी डिजाइन के, ड्राइंग के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हुआ कि नहीं है। टाइटेन फाउंडेशन बोल्ट एंड प्रोवाइड लॉक नट। आफ्टर अलाइनमेंट क्या करते हैं दोस्तों, अगर अलाइनमेंट मेरा कॉलम को हो जाता है तो उसके बाद में हम लोग फाउंडेशन बोल्ट को टाइट करते हैं और उसमें लॉक नट फिक्स करते हैं। दोस्तों क्या है कि लॉक नट या नट फिक्स करते हैं तो आपको जैसे लास्ट सेशन में हमने बताया कि मिनिमम अगर IS 800 की बात करें तो मिनिमम 1 थ्रेड हमें नट से बाहर होना चाहिए। अगर बोल्ट का 1 थ्रेड, मिनिमम 1 थ्रेड नट से बाहर नहीं है तो उस केस में उसको वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, सेफ नहीं होता है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेट फॉर कैरिंग आउट ग्राउटिंग एंड क्यूरिंग आफ्टर प्रॉपर साइन अप। प्रॉपर साइन अप, हमने जॉब का इरेक्शन कर दिया, इरेक्शन करने के बाद में क्वालिटी से चेक भी करा लिया,
चेक कराने के बाद नट बोल्ट फाउंडेशन बोल्ट जो भी हमें टाइट करना है कर लिए। उसके बाद में हमें ग्राउटिंग के लिए फाउंडेशन को ग्राउटिंग के लिए क्लियरेंस लेना पड़ेगा। तो हम ग्राउटिंग का उसके बाद में क्लियरेंस लेकर के ग्राउटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट और लास्ट क्या है, आईटीपी क्लियरेंस ऑफ स्ट्रक्चर टू रिलीज स्ट्रक्चर फॉर फर्दर जॉब। दोस्तों कोई भी जॉब होता है उसमें इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान होता रिलीज किया जाता है क्लाइंट के द्वारा। अब हम देखेंगे कि जो इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान मेरा है उसके अकॉर्डिंग मेरा उसका जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मेरा जॉब रेडी हुआ है कि नहीं। अभी हम आईटीपी के अकॉर्डिंग ड्राइंग के अकॉर्डिंग उस पूरे स्ट्रक्चर को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में उस स्ट्रक्चर को फर्दर रिलीज करेंगे फर्दर जॉब के लिए। देखिए दोस्तों अभी इसमें हम अगर नट यूज करते हैं तो नट के लिए नट का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ग्रेड है। अगर वर्टिकलिटी की बात करते हैं तो वर्टिकलिटी कितना होना चाहिए, लेवल अगर डिफरेंट टॉप ऑफ स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कितना होना चाहिए। देखिए चेक ऑफ बोल्ट ग्रेड 4.6 और 4 जो ड्राइंग का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मेरा जो बोल्ट है उसका ग्रेड है कि नहीं है। टॉर्क वैल्यू 48.8 ग्रेड बोल्ट आर। अब बात करते हैं तो हमें अगर 8.8 ग्रेड का अगर बोल्ट यूज करते हैं जो बोल्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें टॉर्क वैल्यू कितना होना चाहिए। तो आप एक देख सकते हैं कि इसमें M20 का अगर बोल्ट यूज करें तो 476 न्यूटन मीटर टॉर्क वैल्यू होना चाहिए। M24 में 822 822 न्यूटन मीटर। M30 की बात करते हैं तो 1630 न्यूटन मीटर होना चाहिए। M36 की बात करते हैं तो 2850 न्यूटन मीटर होना चाहिए दोस्तों। और वर्टिकलिटी ऑफ स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम 1 mm पर मीटर कंसीडर कर सकते हैं और मैक्सिमम जो वर्टिकलिटी है 20 mm होना चाहिए। अगर लेवल ऑफ टॉप ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें तो ±3 mm का अंदर होना चाहिए। दोस्तों इसके साथ क्या है जो भी स्पेसिफिकेशन है हम आईटीपी का कोड फॉलो करते हैं और आईटीपी के द्वारा रेफरेंस स्टैंडर्ड जो मेरा है जैसा आपने रेफरेंस कोड आपको बताया था इरेक्शन टॉलरेंस 7215 है उसके अकॉर्डिंग वेल्डिंग के लिए IS 9595 है। वेल्डर क्वालिफिकेशन के लिए खैर इसमें वेल्डर क्वालिफिकेशन तो आपको नहीं आएगा, मतलब जो भी रेफरेंस स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग मेरा काम उसमें क्या टॉलरेंस है और उसको ही हमको देख करके काम करना है। या फिर जो मेरा आईटीपी में स्पेसिफाई किया हुआ टॉलरेंस है रेफरेंस स्टैंडर्ड है या फिर टेक्निकल डाटा सीट उस जॉब के लिए प्रोवाइड किया गया है। आपको डिजाइन के द्वारा टेक्निकल डाटा सीट भी प्रोवाइड किया जाता है। उस डाटा सीट को भी देखना है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है पार्टिकुलर उसके रिक्वायरमेंट जो जॉब है वो फर्दर जॉब जो उस पर जो होना है उसके रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों जैसा शुरू में नेक्स्ट है सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों कि कैरीड आउट ऑफ इरेक्शन इंजीनियर का रोल होना चाहिए, सेफ्टी में भी रोल होना चाहिए। इसका क्या है देखते हैं। पहले कैरी आउट रिस्क एनालिसिस होना चाहिए, प्रोवाइड प्रॉपर स्कैफोल्डिंग होना चाहिए, हैंडल बोल्ट एंड लूज मटेरियल इन प्रॉपर कंटेनर में होना चाहिए, प्रोवाइड सेफ्टी नेट एंड लाइफ लाइन एज एप्लीकेबल। जहाँ सेफ्टी नेट की जरूरत है वहाँ सेफ्टी नेट और जहाँ लाइफ लाइन की जरूरत है वहाँ लाइफ लाइन प्रोवाइड करना चाहिए। नेवर रिमूव लोड बियरिंग स्ट्रक्चर मेंबर। अगर कहीं भी टेम्पररी हम सपोर्ट लगाते हैं या फिर किसी पार्टिकुलर सेगमेंट को उठाने के लिए मेंबर को उठाने के लिए अगर कोई हमको लगता है कि इस मेंबर को रिमूव करना पड़ेगा हमें, तो हमें अगर उस लोड बेयरिंग मेंबर है तो उसका भी ध्यान रखना है कि लोड बेयरिंग मेंबर का हम रिमूव नहीं करें। अवॉइड वर्क अबव ईच अदर सेम लोकेशन। जो ना मल्टी स्टोरेज मतलब अगर आप देखें जैसे बिल्डिंग पे होता है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर ऐसे मल्टीपल स्टोरेज में ये वर्क अवॉइड करना चाहिए। प्रोवाइड प्रोग्रेसिव सेफ एसेस और जो भी वर्क हो रहा है वहाँ सेफ एसेस होना चाहिए।
दोस्तों जैसा कि हमने बताया, ये जो रोल ऑफ इरेक्शन इंजीनियर जो रोल है, दिस इज आवर लास्ट सेशन है। इसके बाद इस सेशन में हम बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन इरेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर वर्क को इसी सेशन के साथ हम एंड करते हैं। दोस्तों आप थ्रू आउट जैसा कि आपने देखा जो भी इसमें आया इन प्रोसेस आप सब सेक्शन के वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आप इसमें अगर कुछ सुधार की जरूरत है दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।